साइकिल एक एंजाइमेटिक साइकिल है, एक ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जैसे स्टेप है जिसके अंदर एक एसिटाइल को एंजाइम ए का मालिक्यूल जैसे एक मालिक्यूल जैसे इसमें इंटर होगा, तो उससे हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल का या सिट्रिक एसिड साइकिल का वन, जैसे ये साइकिल है उसमें वन इवेंट है। जैसे एसिटाइल को एंजाइम दूसरा मालिक्यूल जैसे इंटर होगा तो एनअदर भी साइकिल होगा। तो इसी वजह से आपने अक्सर टेक्स्ट बुक वगैरह के अंदर देखा होगा कि जो साइकिल के अंदर जैसे 1 ATP लिखा हुआ है, साइकिल के अंदर हम काउंट करते हैं तो जैसे 3 NADH जैसे पड़े, साइकिल के अंदर हम काउंट करते हैं जिसमें 1 FADH लिखा है, बट हम जब आउटपुट में देखते हैं तो इन सबका डबल पड़ा है। तो डबल ये रीजन क्यों है, वाई, बिकॉज जैसे एसिटाइल को एंजाइम ए जो है मालिक्यूल है वो दो होते हैं, तो साइकिल के अंदर तो एक साइकिल के अंदर जस्ट एक ये हाफ ही बनेंगे, दो साइकिल की जैसे हम करेंगे तो इनका जो है डबल होता है, अमाउंट होता है। मोरओवर हमारे एनटीपी बुक के अंदर भी जैसे एक लिखा हुआ है कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, उसके अंदर भी जैसे आप देखेंगे इनपुट और आउटपुट कंपेयर थोड़ा सा आप करेंगे, यकीनन तो आपको इसका जो इल्म हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि यानी कि 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, इनमें डिफरेंस का यकीनन फर्क। तो बहरहाल हम आते हैं सबसे पहले इवेंट पे, जैसे कल आपने जैसे पढ़ा था एनटीपी के अंदर ही लिखा हुआ है कि पहला इवेंट है जिससे हम कहेंगे सिंथेसिस कहेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो मॉलिक्यूल आता है जो एक 2 कार्बन कंपाउंड है, तो इसी तरह से जब ऑक्सिलो एसीटेट या उससे 4 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलता है तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जिससे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। इस वजह से इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। जो पहला इवेंट जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में और उसमें से सिट्रेट बना है, तो प्लस में इनपुट जो हुई है वो इनपुट हुई है जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, और उसके बदले में सिट्रेट बना है, एक 6 कार्बन कंपाउंड बना है, इससे स्टेप को सिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है यकीनन उसके बाद अनदर नंबर 2 स्टेप जो होगा उसमें भी जैसे हमने यही पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ, फिनोमेना ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें डिहाइड्रेशन में सिट्रेट अंडरगोज रीऑर्गेनाइजेशन बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग कंपाउंड सिस एकोनिट्रेट बनता है, सिस एकोनिट्रेट। जैसे ये सिट्रेट था और इसमें डिहाइड्रेशन का अमल, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई है और सिस से एकोनिट्रेट बना है। इसी तरह से दोबारा से रीहाइड्रेशन होगी, रीहाइड्रेशन की मीनिंग है ये हाइड्रेशन, यानी उसका मतलब है कि यानी वाटर का जो एडिशन होगी तो एक इसमें आइसोसिट्रेट बन रहा है, और जैसे ये एक दूसरे के जैसे हम कहेंगे आइसोमर भी हैं, जैसे हमारे एनटीबी में भी लिखा हुआ है सिस हाइड्रेशन का अमल हुआ। जैसे ये हाइड्रेशन की मीनिंग है कि यानी इसमें हाइड्रेशन की मीनिंग है कि इसमें जैसे वाटर मॉलिक्यूल जैसे ऐड किया गया है तो उससे ऐड होता है, तो हम उसे कहेंगे यकीनन उसे हम कहेंगे हाइड cis एकोनिटेट इज कन्वर्टेड टू आइसोसिट्रेट विद द एडिशन ऑफ वाटर, और इस तरह से जो है आइसोसिट्रेट बनता है। तो सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट आर आइसोमर टू ईच अदर, यानी थोड़ी सी स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, अदरवाइज जैसे इनकी अरेंजमेंट के हवाले से बाकी जो सेम है, यानी सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। बाकी जैसे सिस एकोनिटेट जो है ये एसटीबी में नहीं आया है, नहीं इसमें टर्म है, आप जस्ट एक एडिशनली एक पॉइंट होगी, बट इसके बीच में जैसे यहाँ से जैसे वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई है डिहाइड्रेशन और यहाँ पे हाइड्रेशन का अमल हुआ है, इस पॉइंट को आप यकीनन नोट करेंगे कि डिहाइड्रेशन से सिस एकोनिटेट बनता है और हाइड्रेशन से वापस जैसे जैसे सिस एकोनिटेट से आइसोसिट्रेट बनता है, और हमारे एसटीबी में लिखा हुआ है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट। ठीक है, इसी तरह से नंबर 4 स्टेप है जो हमने पढ़ा था 4, इसमें ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सिलेशन होगी। डी कार्बोऑक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड अब बनेगा, जो 6 कार्बन कंपाउंड है उसमें 1 कार्बन जैसे रिमूव हुआ तो उस डी को कहते हैं रिमूवल कार्बन ग्रुप, जो इस तरह से जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा। किस स्टेप पे, ऐसे सवाल जो है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, किस पॉइंट से ये रिमूव हुआ है आइसोसिट्रेट से, जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा तो उसके दौरान जो है एक NADH मॉलिक्यूल और इसी तरह से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे अगर आप जैसे सोचेंगे रिएक्शन के हवाले से तो मीन्स काफी सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो अभी भी इसकी जो है इसमें जरूरत होती है, बट इंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बैकग्राउंड जैसे थोड़े से
ऐसे टॉपिक्स में जो थोड़े लो है, बिकॉज कई रीजंस हैं, हम नहीं डिस्कस करते। तो उसमें जैसे आप कोशिश ये करें कि आपको जैसे थोड़ी फिलहाल एंट्री टेस्ट का अभी प्रेशर है, और जैसे टाइम भी आपके पास थोड़ा कम होगा, सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, क्लासेस ज़्यादा ली जा रही है, तो इस तरह से जो उसको मैनेज करने के लिए यकीनन क्या होगा, थोड़ी सी जो पॉइंट्स हैं जो उनको शॉर्टकट बना के आप कोशिश करें कि जो आपकी एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन जो है कवर हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये याद करना, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, तो उस रिएक्शन के दौरान 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 NaDH बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेम इसी तरह से जो फिनोमेना होगा, वो भी, उसमें भी एक और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल है। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, तो उसमें NaDH प्लस में यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट स्टेप है जिसमें अगेन जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट है, उसमें सक्सिनिल कोएंजाइम बनेगा, वही अल्फा कीटोग्लूटारेट में से एक NaDH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एक सक्सिनिल कोएंजाइम, हर स्टेप में जो है एंजाइमेटिक पाथवे होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा पाथवे, उसके अंदर जैसे एक और भी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, अब जो है अब जो जैसे 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, तो अब ये 4 कार्बन कंपाउंड बनेंगे। यकीनन इससे आगे जितने भी ऑक्सिलो एसीटेट तक जो कंपाउंड होंगे वो सारे 4 कार्बन होंगे। अब यहाँ पे कोई भी आगे ऐसा स्टेप नहीं है जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन का फिनोमेना हो। ठीक है, जैसे 6 तो ऑक्सिलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम से 6 कार्बन कंपाउंड बना था, अब क्योंकि 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बन चुके हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अब तादाद हो गई 4 हो गई, अप टू द ऑक्सिलो एसिटिक एसिड तक हो गए। इसी तरह से सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जैसे कौन सी, जैसे आपको पता है साइक्लिक इवेंट है, तो उसमें सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए की रिमूवल होगी और एक GTP का मॉलिक्यूल बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP कैसे होता है, GTP प्लस ADP, उसके रिजल्ट में ATP मॉलिक्यूल बनेगा। देन जो क्या होगा दोबारा से, व्हेन GTP इज अगेन कन्वर्टेड इनटू GTP जैसे है ना यहाँ पे जैसे GDP एंड फास्फेट फॉर्मिंग GTP, उन्होंने GTP बनाया, GTP reacts with ADP to form ATP, while GTP is again converted into GDP, यानी ये जो GTP है it is converted into GDP, और फिर अगेन जैसे यहाँ पे जो फास्फेट ग्रुप इसके साथ ऐड होगा तो ये GTP बन जाएगा। तो इस तरह से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का अमल होगा, सबस्ट्रेट, ये हमारे NTP के अंदर ऐसे सिंपल पॉइंट्स जैसे लिखी हुई है, वेरी सिंपल है, अगर आप इनको देखेंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है डिहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। सक्सिनेट जैसे आपको पता है बन चुका था, एसिटाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बना था, सक्सिनेट से अब फ्यूमेरेट बनेगा, FADH मॉलिक्यूल भी यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होगी, बिकॉज कि जैसे सक्सिनेट अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन and oxidation to form fumarate, hydrogen and electron which are released from the succinate are taken by FAD, तो इस तरह से FADH बनता है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH जो हम कहते हैं ना एक जैसे साइकिल के अंदर बनता है, वो इस पॉइंट पे बनता है। तो ऐसी चीजें, ये हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है जो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP मॉलिक्यूल बनने का सबब बनेंगे, ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस तरह से अब नेक्स्ट स्टेप है, बहुत ही आसान से स्टेप है, हाइड्रेशन का फिनोमेना होगा। हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर जो होती है उससे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उससे हम लेंगे हाइड्रेशन कहेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट्स एडेड टू फ्यूमेरेट, जैसे नेक्स्ट स्टेप है फ्यूमेरेट में वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हुई तो मेलेट बनता है। यही सेम NTP के अंदर स्टेप के अंदर यही पॉइंट्स है। नंबर 8 हाइड्रेशन है, ठीक है, हाइड्रेशन का पॉइंट है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है डीहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन का अमल हुआ है। तो अगेन इसमें मेलेट से जो ऑक्सिलो एसीटेट यानी वही सेम इनिशियल 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा। यही जो है जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक्सेप्टर था, इसी ने एसिटाइल कोएंजाइम का एक्सेप्टर था ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, वही सेम बन गया, साइकिल कंप्लीट हुआ। मेलेट से जो ऑक्सिलो एसीटेट और NaDH और यहाँ पे हाइड्रेशन का भी अमल हुआ था। तो मेलेट अंडरगोज dehydrogenation oxidation to produce auxiliary acid. Hydrogen and electron which are released from malate are taken by NAD. So NADH auxiliary acetate picks up another molecule of acetyl coenzyme to repeat the cycle. यानी दोबारा से
जब ये साइकिल स्टार्ट होगा तो इस तरह से ऑक्सियल एसीटेट जो होगा उसके साथ जैसे ये वापस एक और एसिटाइल को एंजाइम जो आके दाखिल होगा और ये साइकिल दोबारा से रिपीट होता रहेगा, ये साइकिल इस तरह से चलती रहेगी। तो आखिर में जैसे आपको पता है कि कोई भी केमिकल ऐसा रिएक्शन होता है तो उसमें हम जैसे काउंट बनाते हैं, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। हमारे एनटीबी टेक्स्ट बुक के अंदर भी, एसटीबी के अंदर भी जैसे इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे products of citric acid cycle में each acetyl coenzyme that is combined with oxyl acetate जो 4 कार्बन था, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड था, टू फॉर्म सिट्रिक एसिड 6 कार्बन हुआ। तो इस तरह से इसमें क्या एक साइकिल की एक मॉलिक्यूल में अगर हम कहेंगे 1 जीटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, इसी तरह से 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जैसे आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम की 2 मॉलिक्यूल जैसे 2 मॉलिक्यूल्स जैसे इंटर होते हैं इस सिट्रिक साइकिल में, तो ये एक साइकिल की जो है, ये एक साइकिल की जैसे कंपोनेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, ये बने। अगर हम जैसे कहेंगे ऐसे 2 मॉलिक्यूल है, दूसरा साइकिल होगा, तो यकीनन जैसे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे यहाँ पे 2 साइकिल्स होंगे तो इनकी प्रोडक्ट डबल है। जैसे 1 ATP है तो 2 ATP हो गए, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH 6 हो गए, 1 FADH 2 मॉलिक्यूल और 4 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह से 4 कार्बन डाइऑक्साइड। और सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था इक्वेशन में कि जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और रिमेनिंग जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ पे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन जिसे कहते हैं, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के अंदर ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से ये आउटपुट हो गई। ये हमारे एनटीबी के अंदर भी जैसे पॉइंट्स मौजूद हैं, एनटीबी के अंदर भी पॉइंट्स मौजूद है। पेज नंबर 92 पे जैसे क्रैब साइकिल जो मौजूद है उसमें एक आउटपुट्स ऑफ क्रैब साइकिल लिखा हुआ है और इनपुट्स ऑफ क्रैब साइकिल है, ये मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट एक हेडिंग में आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाने से पहले अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर यकीनन आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 वगैरह में बनाई होगी, तो उसमें आपने देखा होगा ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी मेम्ब्रेन जो होती है उससे मिलेगी इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है बट इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं फोल्डेड है, उसमें इनकम्प्लीट पार्टीशन जैसे फोल्ड्स बने हुए हैं। तो ऐसे इनकम्प्लीट पार्टीशन होते हैं उससे हम कहेंगे क्रिस्टा कहेंगे। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन से अंदर जो है मुकम्मल तौर पे ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं चैम्बर को, बट आधे हैं, इनकम्प्लीट है। क्रिस्टा सिंगुलर है, क्रिस्टी प्लूरल होगा, और बाकी ये रिमेनिंग जो पार्ट होता है इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से एक और भी हेडिंग आप नोट करेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस का नेम होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया की ये स्ट्रक्चर होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है इनकम्प्लीट जैसे पार्टीशंस बने हुए फिंगर लाइक जैसे स्ट्रक्चर बनती है मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन उसका फोल्ड है, उस फोल्ड को हम कहेंगे क्रिस्टा कहेंगे। और दो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है उससे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। बाकी जैसे अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो स्पेस है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। सिट्रिक एसिड साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल होगा वो क्रिस्टी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो अमल होगा क्रिस्टी के अंदर होगा। और इस क्रिस्टी के अंदर काफी सारे इंजाइम्स एंड को एंजाइम्स मौजूद है। इंजाइम्स एंड को एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द क्रिस्टी, इंजाइम्स एंड को एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द क्रिस्टी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल होगा। enzymes and coenzymes are located in the crusty where electron transport chain occurs। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मकसद यही होता है कि जैसे एक तो जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे आपको पता है कि NADH और FADH हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जैसे जैसे प्रोटॉन्स को जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, आप इसका जो थीम है या पर्पस है मैं आपको बताऊं क्या होता है। पर्पस यही होता है कि एक
इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा करना होता है कि ये प्रोटॉन्स जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यानी यहाँ से मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये प्रोटॉन्स यहाँ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, एक तो अमल ये होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, इलेक्ट्रॉन जिससे ट्रांसपोर्ट चेन वर्ड से जाहिर है, यहाँ पे जैसे एंजाइम्स एंड कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्लस प्रोटॉन जो होंगे वो यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा जाएंगे। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे इनका ग्रेडियंट ज्यादा होगा। जब इनका ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो यहाँ पे एक और जैसे कॉम्प्लेक्स होता है जिससे कहेंगे F0F1 कॉम्प्लेक्स, जिससे एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स कहेंगे। वो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए ये प्रोटॉन जो आएंगे मैट्रिक्स की तरफ आएंगे दोबारा से। जैसे यहाँ पे जब हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी और उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगी तो यही प्रोटॉन जो है इसमें पास होंगे। प्रोटॉन तकरीबन जैसे इसमें 4 प्रोटॉन की जरूरत होती है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल, इसमें इतनी एनर्जी होगी कि एक 1 एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के, एटीपी प्लस पी, उसके रिजल्ट में एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा इस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी इनके लिए, जो यहाँ पे जैसे प्रोटॉन जब एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स से पास होंगे, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए जब ये पास होंगे तो उनमें इतनी एनर्जी होगी, उस एनर्जी की वजह से एडीपी प्लस पी जो एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। 4 यानी प्रोटॉन की यहाँ जब ये पास होंगे उसकी एनर्जी में से 1 एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से इस अमल को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इस अमल को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। जैसे आपको पता है एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है, दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो इस ऑक्सीडेटिव यानी जो प्रोटॉन से पास होंगे इस एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए, उसमें उसकी एनर्जी की वजह से एडीपी प्लस बी और एटीपी मॉलिक्यूल बनता जाएगा। सबसे ज्यादा जो लाइक एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, जैसे 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसमें अगर आप काउंट करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 जैसे नेट एटीपी बनते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इसी तरह से सिट्रिक एसिड साइकिल में 2 एटीपी बनते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, यानी टोटल हो गए 4 जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए बनते। रिमेनिंग जैसे 32 एटीपी होंगे, वो कहां से बनेंगे? 32 एटीपी जो बनेंगे वो इस जैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अमल के जरिए बनेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अमल के जरिए बनेंगे। तो यानी इसमें जो आज का जैसे अभी टॉपिक है आपके लिए बिल्कुल नया है, जैसे क्रेब्स साइकिल के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा तो उसके अंदर हम यही चीज नोट करेंगे कि जो हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन थे NADH एंड FADH, ये जो है प्रोटॉन जो है डोनेट करते हैं, वो जो प्रोटॉन जो पास होंगे इन्हीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब इनका ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो ये एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के जरिए पास होंगे, किसमें आएंगे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। जब 4 प्रोटॉन आएंगे तो उसकी एनर्जी से एडीपी प्लस पी एटीपी मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। तो इसी तरह से जो है 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है 36 में से 32 एटीपी मॉलिक्यूल इस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस के जरिए बनेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखेंगे कौन से कंपोनेंट है, और उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सीरीज और सीक्वेंस क्या है, नंबर 2 और नंबर 3 जैसे हम देखेंगे, नंबर ये 3 देखेंगे हाउ मेनी एटीपीज जो है इसमें ये बनेंगे। तो उस हवाले से अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है, काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जैसे पढ़ा होगा एसटीबी, तो उसमें एसटीबी से टोटली थोड़ी से डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसमें। तो एसटीबी से डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि आफ्टर क्रेब्स साइकिल ऑफ एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH। आपको पता है कि NADH और FADH ये कहाँ बने? NADH जैसे ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी बने थे, स्टूडेंट्स को याद होगा ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो 2 NADH बने थे, और इसी तरह से 2 NADH जो है लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के दौरान भी बने थे, लिंक रिएक्शन के दौरान भी NADH बने थे, और इसी तरह से NADH क्रेब्स साइकिल के दौरान भी बने थे, क्रेब्स साइकिल के दौरान भी बने थे। बट ये जो FADH है ओनली एंड ओनली जो है क्रेब्स साइकिल के दौरान बने थे। आपको पता हो क्रेब्स साइकिल के दौरान बने थे, और टोटल इनका तादाद जो FADH का था 2 था। These 2 molecules enter into the electron transport chain। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे मौजूद है? जैसे थोड़ी देर पहले आपने माइटोकॉन्ड्रिया की जो तस्वीर आपने बनाई थी, यकीनन आपके पास जो मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है
कहाँ पे मौजूद है, ये इस क्रिस्टा पे मौजूद है। क्रिस्टा पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है, मैट्रिक्स नहीं, क्रिस्टा पे। In this chain, reduced NADH and FeDH are oxidized. Their electrons pass along a series of oxidation reduction to final electron acceptor. Final electron acceptor जो है ऑक्सीजन होगा। जैसे आपको पता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमने जैसे पढ़ा था, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है उसमें जैसे हम कहते हैं ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन का रोल क्या है, ऑक्सीजन इज फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन जो पास होते जाते हैं, बट जैसे कितनी जैसी ऐसी चेन होगी, फाइनल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ऑक्सीजन है, और इस तरह से ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है वो इस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद H2 बनेगा। हम आएंगे डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स जो होते हैं चेन के अंदर, जैसे नंबर 6 कंपोनेंट्स हैं। हम इनकी इलस्ट्रेशन भी आते हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी मौजूद है। NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जब हम लफ्ज कॉम्प्लेक्स लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स की मीनिंग जैसे मेनी होती है, मेनी डिफरेंट थिंग्स, तो ये क्रिस्टी के अंदर ऐसी कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें मेनी प्रोटीन्स और जैसे ऑयंस, उन सब की कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल जो बनता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है 1, FADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2, ये इसी तरह से कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स 3 है, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4, जो ये मेजर बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जैसे स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा बहुत याद हो, अगर हम जैसे फोटोसिंथेसिस में एक हेडिंग होगी यकीनन, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अगर स्टूडेंट्स को याद होगा तो वहां पे भी एक जैसे थाइलेक्वाइड है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है। जैसे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जैसे PS2 है, PS1 है, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स है, और एक ATP जैसे सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी है। इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स, और उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जैसे PS2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है प्लास्टो, जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन, देन प्लास्टोसाइनिन के बाद जैसे सॉरी प्लास्टोसाइनिन नहीं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन PS2 से, फियोफाइटिन से देन जैसे आपको पता है PQ होता है, PQ के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद PC के बाद PS1 एंड देन FD NADP इज रिड्यूस्ड टू NADPH। तो ये पूरी एक चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जैसे आपको पता है एक तो कॉम्प्लेक्सेस हैं, नंबर 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये इसमें कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और 4 जो बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है। हमारे NTB के अंदर ऐसी डायग्राम भी मौजूद है, और बट मोर ओवर हम यहाँ पे भी इससे भी बेहतर अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे डायग्राम को। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं और कौन से, जैसे हम बात करें कि इसमें कॉम्प्लेक्सेस की तरफ आते हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें 6 कॉम्प्लेक्सेस का जिसमें हमने जिक्र किया, नंबर 1 कॉम्प्लेक्स और नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, और इसी तरह से ये नंबर 3 जो कोएंजाइम Q है, नंबर 4, नंबर 5 साइटोक्रोम, नंबर 6। तो यानी 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1 2 3 4, ये मेजर कॉम्प्लेक्सेस जैसे लिखा हुआ 1 2 3 और 4। और ये जो कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। जैसे ये जो 1 2 3 4 ये जो मेजर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे NADH डीहाइड्रोजिनेज,
NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। उसके बाद FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, उसके बाद FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बाद ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कोएंजाइम Q है। उसके बाद जैसे एक और कॉम्प्लेक्स है उसका नेम जैसे है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ये साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये साइटोक्रोम C मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। उसके बाद नंबर 6 है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। ये तो यानी ये 1 2 3 4 ये जो है कॉम्प्लेक्स है और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्लस में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, तो अब ये जो है 4 जिस तरह से बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, प्लस में 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाएंगे। तो ये कहाँ पे मौजूद है आप जहन में रखें, ये जो ऐसी स्ट्रक्चर जो है यकीनन जैसे ये क्रिस्टा होते हैं उनके अंदर ये ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है। क्रिस्टी पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन क्रिस्टी पे मौजूद है। तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह से होगा, जैसे आपको पता है कि NADH कहाँ से बने थे। NADH हमने नोट किया ग्लाइकोलिसिस से भी बने, लिंक रिएक्शन से भी बने, एज वेल एज जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान भी NADH बने। FADH कहाँ बना था, FADH जो बना था ओनली एंड ओनली सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, ये हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह से होता है, जैसे पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो NADH is oxidized when it reacts with the NADH dehydrogenase complex. NADH is oxidized when it reacts with नंबर 1, जैसे क्या है नंबर 1 है NADH dehydrogenase complex उसके साथ। तो आप देखें NADH जब इसकी जो है ऑक्सीडाइज होता है तो NAD प्लस H में हुआ, और इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे वो इससे इलेक्ट्रॉन ये निकल के कहाँ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं। जैसे ये यहाँ से जो एरो दिया गया है इसका मतलब है ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहे हैं। इसी तरह से FADH इज ऑक्सीडाइज, ये जैसे हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है FADH, अब ये इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में इसमें भी ये होगा कि थ्रू ETC इट हैंड्स ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C, ये अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को हैंड ओवर करता है वाया इलेक्ट्रॉन टू कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम नहीं कोएंजाइम Q, ये जो जैसे एरो जा रहा है ये कोएंजाइम Q के लिए यानी नंबर 3 पार्ट के लिए। NADH जब ऑक्सीडाइज हुआ था तो प्रोटॉन इन्होंने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में दिए और जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी इस कोएंजाइम Q को दिए। FADH जब ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दिए। अब ये कोएंजाइम Q जो है कहाँ जाएगा, अब कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए आगे इसकी फ्लो होगी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोएंजाइम Q आर नाउ ट्रांसफर्ड टू साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3। ये साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 है। जैसे आपने देखा NADH इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए, इलेक्ट्रॉन चले गए कोएंजाइम Q में। इसी तरह से FADH की जब ऑक्सीडेशन होगी तो मींस इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दिए। अब कोएंजाइम Q ने जो है किसके जरिए साइटोक्रोम C को देगा इलेक्ट्रॉन वाया किसके जरिए, ये नंबर 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के जरिए साइटोक्रोम C को देगा। वाई बिकॉज जैसे आपको पता है कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। दोबारा से देखें व्हेन NADH इज ऑक्सीडाइज्ड इट रिएक्ट्स विद द NAD डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1। ये सेम पॉइंट हमारे NTB में मौजूद है, NTB के अंदर ही मौजूद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कंपोनेंट्स के बाद NADH ऑक्सीडाइज्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द NAD डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 93 पेज पे, यानी ये जो हम पैरा है ये 93 NTB के पार्ट में जैसे मौजूद है NTB में मौजूद है, ये सारी चीजें NTB में मौजूद है। NADH is oxidized when it reacts with the NADH dehydrogenase, ये NADH हुआ और ये NADH dehydrogenase कॉम्प्लेक्स है और उसके रिजल्ट में जैसे ये प्रोटॉन जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले गए और जो इलेक्ट्रॉन हुए वो कोएंजाइम Q के पास चले गए। इसी तरह से FADH था, जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कोएंजाइम Q की तरफ चले गए, ये नंबर 3 पार्ट जो कोएंजाइम Q। देन कोएंजाइम Q ने यही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दिए
वाया किसके जरिए, नंबर 3 साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के जरिए। ये साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के जरिए ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी में चले गए, साइटोक्रोम सी में चले गए। ठीक है, तो इफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू कोएंजाइम Q वाया FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, उसके बाद जो इस तरह से नेक्स्ट क्या, फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोएंजाइम Q आर नाउ ट्रांसफर्ड टू साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 which hands over its electron to cytochrome C। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आए, ये इलेक्ट्रॉन जो आ गए साइटोक्रोम C की तरफ आ गए। लाइक द कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C इज आल्सो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें आप पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर देखें, दो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक कोएंजाइम Q है, दूसरा साइटोक्रोम C है। बाकी ये जो चार जो बड़े हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनकी नेम जैसे अभी हमने नोट किया है। इसी तरह से साइटोक्रोम C delivers electrons to cytochrome oxidase reductase complex। तो आप जैसे देखें साइटोक्रोम C, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिडक्टेज ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, उसको दिया। और देन फाइनली जैसे आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन दे आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, यही रोल इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन का रोल होता है, और उसके रिजल्ट में जैसे वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से बनता है। ठीक है, साइटोक्रोम फाइनली द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द टर्मिनल और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। द ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so it becomes reactive and each oxygen atom picks up a pair of hydrogen ion from solution forming the water। तो इसी तरह से जो फाइनली क्या हुआ कि इट बिकम्स रिएक्टिव। क्या, ऑक्सीजन जो जब रिएक्टिव हुई है तो उसके बाद जो इसने क्या किया, ईच ऑक्सीजन एटम आल्सो पिक्स अप टू हाइड्रोजन आयंस। जैसे देखें जब ऑक्सीजन रिएक्टिव हुई तो इन्होंने दो हाइड्रोजन आयन लिए, और ये जैसे फाइनल इलेक्ट्रॉन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, तो रिजल्ट में ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। दोबारा से देखिए NADH की ऑक्सीडेशन हुई तो इलेक्ट्रॉन चले गए कोएंजाइम Q के पास और प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। FADH की ऑक्सीडेशन हुई, जो इसके इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के पास थे, और इसी तरह से आप कोएंजाइम Q ने ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दिया। इसे एक कॉम्प्लेक्स के जरिए, कॉम्प्लेक्स का यकीनन जैसे आपको पता है नेम है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद साइटोक्रोम C ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन जैसे वाया नंबर 4, ये जो कॉम्प्लेक्स बड़ा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के जरिए ऑक्सीजन के पास चले गए। ऑक्सीजन रिएक्टिव हुई, उसने एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी लिए, इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब हम आते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में किन पॉइंट्स से जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं। आपको पता है कि जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, और ये स्पेस होता है किसके लिए होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए होता है। अब ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, तीन ऐसी पॉइंट्स हैं जहां पे हाइड्रोजन आयंस जो पास होते हैं। एक जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जैसे नंबर 3 जो कॉम्प्लेक्स है, नंबर 3 जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 नंबर हमने जो हेडिंग दी है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, इसके जरिए भी जैसे ये प्रोटॉन जाएंगे। नंबर 3 जो पॉइंट है, ये जो नंबर जैसे हमने यहाँ पे 6 लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, उसके जरिए भी तीन ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है प्रोटॉन जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन का हायर ग्रेडियंट पैदा होता है, और मैट्रिक्स के अंदर ये इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती है, और यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा होती है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन होती है, मैट्रिक्स में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन होती है। देन एक और भी कॉम्प्लेक्स होता है जहां इस डायग्राम में नहीं है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। उसके जरिए जब 4 प्रोटॉन पास होंगे तो 1 एटीपी मॉलिक्यूल उसमें बनेगा, और इस अमल को हम कहेंगे जैसे जैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहेंगे, और एटीपी बनेगा। तो अब नेक्स्ट पैरा है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू द नेक्स्ट यूज्ड टू पंप प्रोटॉन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जब भी जैसे इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाएंगे तो यकीनन जो उसकी वजह से क्या होगा, वन कैरियर टू द नेक्स्ट, तो उस वन कैरियर टू द एक कैरियर से जब दूसरी कैरियर में जाएंगे यकीनन तो उसकी में क्या होगा, उसमें यही होगा वन कैरियर एनर्जी रिलीज
ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू द नेक्स्ट, वन कैरियर टू द नेक्स्ट, जब उसमें तो इज यूज टू पंप प्रोटॉन, यही एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ जाएंगे? अब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, ये प्रोटॉन अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। There are three such sites corresponding to three enzymes present in the electron transport chain। वो थ्री साइट्स या जगह कौन सी है? जैसे ये नंबर 1 और ये नंबर 2 पॉइंट और ये नंबर 3 पॉइंट है। जैसे NADH डिहाइड्रोजनेस ये पॉइंट है, और इसी तरह से साइटोक्रोम नंबर 2 जो है साइटोक्रोम रिडक्टेस जो है, और नंबर 3 जो है जैसे आपको पता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कॉम्प्लेक्स है। ये इन 3 पॉइंट्स के जरिए प्रोटॉन जो है ये मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे। और अब क्या होगा? अब यकीनन जैसे आपको पता है कि एक हायर ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन पैदा हो गया है, हायर ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन पैदा हो गया किसमें? किसमें पैदा हुआ? यहाँ पे प्रोटॉन की हायर कंसंट्रेशन है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो देन एक और जैसे प्रोटीन होता है जिसका नेम, एक और जैसे एंजाइम प्रोटीन इस मेम्ब्रेन के अंदर है जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, F0 F1 कॉम्प्लेक्स है। उसके जरिए जो प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन जब पास होंगे मैट्रिक्स में, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? उससे एनर्जी की वजह से ADP प्लस P ATP मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से ATP मॉलिक्यूल बनने के अमल को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ये सारी टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स हैं जो जैसे अभी हमने देखा है 93 पेज पे मौजूद है, 93 पेज से ये चलती है और अप टू द 94 तक जो है ये जैसे सिंपल पॉइंट है। आप इनको थोड़ी डायग्राम को देखेंगे तो यकीनन ये आसानी से आपको समझ भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। जैसे एक और इलस्ट्रेशन है, जैसे इसमें आप और भी देख सकते हैं, जैसे NADH रिडक्टिव कॉम्प्लेक्स है, प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आए और इलेक्ट्रॉन जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर में चले गए। इसी तरह से दूसरी ये पॉइंट है, इसमें भी जैसे ये जो प्रोटॉन पास हो रहे हैं तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसका अभी हमने डिस्कस किया था ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, इस ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए जो ये प्रोटॉन वापस आएंगे और उस प्रोटॉन की एनर्जी की वजह से ATP प्लस P और ATP मॉलिक्यूल बनता जाएगा, और इस ATP बनने के अमल को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहेंगे। 4 and 5 इज समटाइम्स कीमियो ऑस्मोसिस। 4 and 5 कौन सा? जैसे ये 4 स्टेप यानी यहाँ से लेकर और 5, बिकॉज यहाँ पे जैसे अब इस पॉइंट पे जैसे देखेंगे हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन जो ग्रेडियंट जैसे पैदा हुआ है किसके किसके अंदर? स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन। टू मेम्ब्रेन किसकी? एक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन, और इस स्पेस को हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ज्यादा हुआ है बिकॉज 3 ऐसी पॉइंट्स थी जहां पे जो है प्रोटॉन जो है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से देन जो है ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए वापस जो कहाँ पे आएंगे? ये वापस आएंगे अगेन जो है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। देन उसमें इतनी एनर्जी होगी कि क्या बनेगा? यकीनन इतनी एनर्जी होगी कि 1 ATP मॉलिक्यूल के लिए, और इस तरह से कितने ATP मॉलिक्यूल बनेंगे? ऑक्सी जैसे ये कीमियोस्मोसिस, इस अमल को भी कहेंगे कीमियोस्मोसिस भी कहेंगे। उस प्रोसेस के जरिए 32 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस प्रोसेस के जरिए 32 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेक्स ATP डायरेक्टली एंड it is its function is to ease the fall of electron from food to oxygen, releasing energy in the manageable amount. How does the mitochondria couple this electron transport chain and energy ATP synthesis? और उस जाहिर है कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस क्यों कहते हैं? Why? Because कीमियो refers to chemical, जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पैदा हुआ था। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहाँ पे पैदा हुआ था? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो पैदा हुआ था वो जैसे एक हायर कंसंट्रेशन थी, दूसरी लोअर कंसंट्रेशन थी। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। मैट्रिक्स के अंदर जो इनकी कंसंट्रेशन जो लो थी, मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन लो थी। क्यों ज्यादा थी? तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही थी तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से 3 ऐसी पॉइंट से जिसमें पास हो रहे थे। देन एक ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए जब ये 4 प्रोटॉन जब वापस आएंगे तो उसके रिजल्ट में एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी होगी कि 1 ATP मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से फाइनल जैसे
एक काउंट होता है कि हाउ मेनी एटीपी, कितने एटीपी बने हैं। तो उस काउंट का जैसे हमारे पास टेक्स्ट बुक में भी ऐसी डायग्राम मौजूद है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल बने हैं उसका एक काउंट है। जैसे काउंट पे हम आते हैं कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, पेज नंबर 95 पे जैसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन वगैरह लिखा हुआ है, उसी में जैसे डायग्राम मौजूद है 4.19 डायग्राम एनटीबी में उसी पे आएंगे। तो जैसे आपको पता है कि जैसे पहला पहला स्टेप होता है, जैसे ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड था, जो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में बना, देन लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम में बना। एसिटाइल कोएंजाइम जो है क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल में दाखिल हुआ। तो आपने देखा कि ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड बना, नेट 2 एटीपी बने थे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए, 2 नेट एटीपी। इसी तरह से इस रिएक्शन के दौरान जैसे 2 एटीपी बने थे, तो वो जैसे 2 खर्च हुए थे, 2 नेट बने थे और 2 एनएडीएच बने थे। इसी तरह से पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनने के दौरान जैसे 2 एनएडीएच भी बने थे। यहाँ पे हम और भी चीज नोट करेंगे, इस रिएक्शन के दौरान 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी बने थे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी बने थे किस पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए के दौरान, लिंक रिएक्शन के दौरान। इसी तरह से आप देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर 2 एटीपी जैसे बनते हैं, हर एक साइकिल के अंदर 1 एटीपी, ये जो एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए। बाकी जैसे आपने देखा कि एक साइकिल में 3 एनएडीएच, 2 साइकिल में 6 एनएडीएच, और एक साइकिल में जैसे एनएडीएच बना था, 2 साइकिल में जैसे 2 एनएडीएच बनेंगे। तो जैसे आपको पता है कि अभी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी ये सारे जो इवेंट्स है ना, जैसे आप इनको भले ये जो फॉर एग्जाम्पल 2 एटीपी है, अगर ये तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के, इनको अगर यहाँ पे हम लिखें 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की, 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल, 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के हैं, 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के हैं। बाकी जैसे हम देखें बाकी रिमेनिंग क्या है, बाकी रिमेनिंग ये होता है जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, दो उसमें 2 एनएडीएच बनते हैं। हर एक एनएडीएच के अंदर इतनी एनर्जी है, जैसे अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आए तो यानी उसमें 2 मॉलिक्यूल्स बनाने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाने की एनर्जी है, तो यानी इसमें 4 एटीपी बनेंगे। इसी तरह से जो पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ये है, इसमें इस रिएक्शन के दौरान भी जैसे 2 एनएडीएच बनेंगे, तो हर एक एनएडीएच के अंदर जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाने की एनर्जी अवेलेबल होती है। तो 2 एनएडीएच, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, तो 6 एटीपी। इसी तरह से इसका रीजन क्या है, जैसे आप सोचेंगे एनएडीएच जैसे एक ग्लाइकोलिसिस वाले एनएडीएच उसमें हम कह रहे हैं 2 है, और जैसे पायरुविक एसिड जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है उसमें भी एनएडीएच बने, सिट्रिक एसिड साइकिल में भी एनएडीएच बने, इनमें 3 एटीपी बनाने की एनर्जी मौजूद है, उसमें 2 क्यों है। हमारे इसी एनटीबी में साइड में आप डायग्राम के साथ देखेंगे, उसकी एक डिटेल भी मौजूद है, डिस्कस भी करेंगे। बिकॉज सिंपल वर्ड्स में ये है कि जैसे आपको पता है ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस का अमल जो है साइटोसोल के अंदर होता है। तो ये एनएडीएच कहाँ बनेंगे, ये एनएडीएच साइटोसोल में पड़े होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। वहां पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी उसमें एनर्जी होगी, उससे जो है ये प्रोटॉन पैदा होंगे और उसकी प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यानी साइटोसोल वाले एनएडीएच कहाँ पे आने चाहिए, इनको जो है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आने चाहिए। तो वहां पे 1 एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसकी जो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका कंज्यूम होता है, तो इस वजह से ये जो है इनकी एनर्जी इसमें जैसे हम कहेंगे 2 एटीपी के बराबर है। रिमेनिंग जैसे एनएडीएच है ये जो है इनमें 3 एटीपी के बराबर है। ये डायग्राम के अंदर साइड में जैसे लिखा हुआ है, ये सारी डिटेल भी मौजूद है, तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे डायग्राम के साथ है। 6 एनएडीएच जैसे बनते हैं, आपको पता है 3 एक साइकिल में, 3 दूसरे साइकिल में, तो 6 एनएडीएच बनते हैं, हर एक के अंदर 3 एटीपी मॉलिक्यूल, तो ये 18 एटीपी बनाने की इनमें सलाहियत है। एफएडीएच अगेन इसमें जो है 2 एटीपी बनाने की, 2 एफएडीएच है तो 4 एटीपी। तो अब हम इनको काउंट करेंगे, अगर सिर्फ हम ये जैसे कहें ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल है, ये अमल जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का अमल है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। ये जो प्रोसेस है जिसमें एटीपी बनेगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। कितने एटीपी, 4 एटीपी ये, 6 एटीपी, 10,
और प्लस में जैसे आप देखें, और ये हो गए 18, 28 और 4, 32 एटीपी जो है सबस्ट्रेट लेवल नहीं बट ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। और बाकी जैसे आप देखें, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए कितने बने, 2 एटीपी इस ग्लाइकोलिसिस में बने थे, 2 एटीपी सिट्रिक एसिड साइकिल में, यानी 4 एटीपी जो बने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में बने। और 32 एटीपी, 32 एटीपी आपको पता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए बने। 32 प्लस 4 इज 36 एटीपी, 36 टोटल एटीपी बनते हैं किसमें, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से जो है 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के अंदर 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, जो हमने पढ़ा था 38 मॉलिक्यूल। तो ये 36 एटीपी का काउंट है कि किस तरह से ये 36 एटीपी बनेंगे। हमारे जैसे एनटीबी बुक के अंदर भी ऐसा चार्ट मौजूद है, उसमें ये आप काउंट करेंगे तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए 32 एटीपी बने और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए 4 एटीपी बने। कहाँ कहाँ पे, 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान, 2 एटीपी सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान, 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, और जो 32 एटीपी है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, वो कहाँ बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो बनेंगे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के दौरान, और जो है 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान। तो इस तरह से 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ काउंट हुआ। अब हम इसकी जो फर्दर जैसे स्ट्रक्चर है उस पर हम आते हैं कि एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के बारे में भी हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है, पॉइंट्स मौजूद है कि एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है, जिसके जरिए ही जैसे ये एनर्जी बनी थी, आपको याद है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स पेज नंबर जैसे 94 की ये जो हेडिंग्स हैं, कीमियो ऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, तो उसमें काफी सारी डिटेल जो है इस किसकी है, यकीनन जैसे हम कहेंगे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 प्रोटॉन पास होंगे, उसमें इतनी एनर्जी होगी कि एडीपी प्लस पी इज एटीपी, तो ये एटीपी बनता है। इस कॉम्प्लेक्स का नेम है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जैसे इन कॉम्प्लेक्सेस के भी नेम आपने जैसे नोट किए, ये कोएंजाइम क्यू है, ये साइटोक्रोम सी है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और बाकी जैसे 4 बड़े कॉम्प्लेक्सेस है। एक और भी कॉम्प्लेक्स है जिसका नेम है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जो है ये प्रोटॉन पास होंगे किस तरफ, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक आएंगे, और वहां पे जैसे एटीपी सिंथेसिस का अमल होगा। तो एनटीबी में 94 पेज पे ये हेडिंग है इसके बारे में, कीमियोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। कीमियोस्मोसिस यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल with the help of energy liberated during the oxidation of the reduced coenzyme। reduced coenzyme यानी एनर्जी एक्चुअली किस में थी, NADH एंड FADH में थी, रिड्यूस प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन। कौन से किन किन जगहों पे NADH और FADH प्रोड्यूस हुए वो आपको पता है, NADH और FADH ओनली सिट्रिक एसिड साइकिल में, और NADH आपको पता है कि जैसे लिंक रिएक्शन में भी है, ग्लाइकोलिसिस में और सिट्रिक एसिड साइकिल में। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस सिंथेसिस इज कॉल्ड एटीपी सिंथेसिस, यानी एटीपी बनने के लिए जो एंजाइम की जरूरत है उस एंजाइम का नेम है एटीपी सिंथेस। और ये कहाँ पे मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ये कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। सो इट इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कौन, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स या एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज F0 एंड F1, F0 एंड F1, F0 and F1 parts हैं इसमें, and is embedded in the membrane involved in the movement of proton from intermembrane space to mitochondrial matrix। जैसे आपको पता है कि ये प्रोटॉन्स हैं, इनकी मूवमेंट जो कहाँ से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आएगी, तो इस कॉम्प्लेक्स के जरिए या इस एंजाइम के जरिए जिसका नेम है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, इसके जरिए होगा। तो डायग्राम आप ऐसी इलस्ट्रेशन देखेंगे आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोटॉन है, किसके जरिए पास हो रहे हैं, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए। हाउ मेनी, 4, क्या बनेगा, 1 एटीपी मॉलिक्यूल। तो इस तरह से
नेक्स्ट है, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमारे एनटीबी के अंदर पॉइंट्स हैं। F0 is embedded in the membrane and involved in the movement of proton from the intermembrane space through the mitochondrial matrix। तो आप जैसे देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो एम्बेडेड पार्ट है इस पार्ट का नेम है F0 कॉम्प्लेक्स। बाकी जो F1 कॉम्प्लेक्स है वो मैट्रिक्स वाली साइड पे है। F1 are elementary particle is a head-like part which is projected from the surface of membrane towards the matrix। ये देखें हेड-like पार्ट है और ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ है। ये पार्ट इसको हम कहेंगे F1 जो पार्ट है, ये F0 था पार्ट F0। F1 are elementary particle is a head-like part which is projected from the surface of the membrane। सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन से निकल के किस तरफ है, टुवर्ड्स मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वाली साइड पे। इट कैटालाइजेस एटीपी सिंथेसिस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटीपी एंड पी। और मोरओवर आप ये जैसे देख भी रहे हैं कि जैसे ये क्या कर रहा है, कैटालाइजेस कौन सा काम कर रहा है, ये काम यानी एटीपी एडीपी प्लस पी के बनने का अमल जो है ये हेड लाइक पार्ट है जिससे हम कहेंगे F1 और ये था F0। तो इस तरह से आप जब डायग्राम थोड़ी सी देखेंगे, थोड़ी तवज्जो देंगे, रीडिंग करते जाएंगे, यकीनन एक रीडिंग में आप समझ जाएंगे, कोई इतनी मुश्किल बात ही नहीं। फिर क्या करना है, आप इनको जो है मेमोराइज करते जाएं, क्रैनिंग करते जाएं। So ATP synthesis become active in the becomes active in ATP formation only when a proton gradient having higher concentration of proton or proton on the F0 side as compared to the F1 side। तो यानी ये एक्टिव कब होता है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स हर वक्त एक्टिव नहीं होता है। जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब यहाँ पे प्रोटॉन की हायर कंसंट्रेशन होगी तो यकीनन मैट्रिक्स के अंदर हम कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन होगी, कोई प्रोटॉन पास होंगे और उसके बाद ये एक्टिव होगा तो एटीपी प्लस पी एटीपी बनेगा, वरना नहीं, हर वक्त नहीं। द फ्लो ऑफ प्रोटॉन थ्रू द F0 चैनल induce the F1 particles to function as the ATP synthesis complex। That energy of proton gradient is used to attaching a phosphate to ATP by high energy bond। This produces ATP। तो जाहिर है जब ये यहाँ से प्रोटॉन पास होंगे तो देन एडीपी प्लस पी और एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, जो हम कई बार ऐसे रिपीट करते आ रहे हैं। और जब आप इनको रीडिंग को पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। F0 जो एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन है, F1 पार्टिकल है, मैट्रिक्स की तरफ है, F1 पार्ट का ही काम होता है एडीपी प्लस पी एटीपी बनाता है। और यहाँ से जैसे प्रोटॉन जब आएंगे पास होंगे उसी की एनर्जी से देन जो एडीपी प्लस पी और एटीपी बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस 3 ATP, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जब काउंट बनाया था। ऑक्सीडेशन ऑफ जैसे एक NADH, जैसे हमने पूरा काउंट बनाया था ना, ग्लाइकोलाइसिस के NADH, लिंक रिएक्शन के NADH, सिट्रिक एसिड साइकिल के NADH, 3 ATP प्रोड्यूस बाय मैकेनिज्म कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। तो उसमें जो ATP बनते हैं उसे कीमियोस्मोसिस भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। कीमियोस्मोसिस यानी हाँ, यहाँ पे जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे प्रोटॉन के हायर कंसंट्रेशन और मैट्रिक्स के जब अंदर लोअर कंसंट्रेशन होती है देन मूवमेंट ऑफ दिस प्रोटॉन होता है। तो इस अमल को हम कहेंगे कीमियोस्मोसिस या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। तो इसके जरिए जैसे यहाँ पे तो ओवरऑल लिखा हुआ है NADH में 3 ATP, बट जो ग्लाइकोलिसिस के जो NADH होते हैं तो आपको पता है उनमें ओनली 2 ATP बनाने की जैसे एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 94 पेज की ये सारी पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर देखनी है, देन जो पार्ट्स कितने हैं, और उसके बाद जैसे डिटेल है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे तब भी ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, मोर ओवर एक और डिटेल भी है, डिटेल डायग्राम है इसमें एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की, कि एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता किस तरह से है। एटी कॉम्प्लेक्स है तो आप जहन में रखें कि मेनी कंपोनेंट्स के बने होते हैं। जैसे ये देखें मेनी कंपोनेंट्स के बने होते हैं, तो उसमें जैसे एक पार्ट है ना F0 पार्टिकल जो है ये मेम्ब्रेन के अंदर जो है एम्बेडेड है, और दूसरा जो F1 पार्ट है जो हेड लाइक है, मैट्रिक्स की तरफ है। और इसमें जैसे प्रोटॉन जब पास होंगे तो इन प्रोटॉन की पास होने की जो एनर्जी होगी उसमें से एडीपी प्लस पी एटीपी बनता है। ये कहाँ पे अमल होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। प्रोटॉन कहाँ पे ज्यादा होते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। देन प्रोटॉन कहाँ फ्लो करेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएंगे। तो ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स का F0 पार्टिकल है और ये F1 पार्टिकल है। जब ये प्रोटॉन इधर आएंगे तो ये जो पार्ट जो है
इसमें एनर्जी की वजह से ये एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप होगी, एटीपी प्लस पी और एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। तो जैसे NADH होगा तो उसमें इतनी एनर्जी की 3 एटीपी बनाने की सलाह, और FADH में भी जैसे आपको पता है ओनली 2 एटीपी है। तो ये उसकी एक लार्ज तस्वीर है, कॉम्प्लेक्स है, कई इसमें पॉइंट्स हैं, डिटेल है, जो हमारे इस फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पे ये ऐसी चीजें डिटेल की बातें नहीं इंक्लूड की गई हैं, कोई इसमें ऐसी पॉइंट नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ETC NTB में ये भी पॉइंट मौजूद है। देयर आर 4 प्रोटॉन्स back across the membrane through the F0 is required to drive the synthesis of one molecule of ATP by F1 consistent with the proton transfer complex। कौन से प्रोटॉन का जो ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है ना, आपने देखा कि ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से सॉरी मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहे थे, वो 1, 3 and 4 कॉम्प्लेक्स थे जिनके नेम पहले से आपने नोट किए। each contribute sufficient free energy to the proton gradient to drive the synthesis of one ATP molecule। यही प्रोटॉन पहले इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए और देन ATP सिंथेस के जरिए पास होंगे, तो यकीनन क्या होगा, यकीनन जो है उसमें जो ऑक्सीडेशन of one molecule of NADH that leads the synthesis of 3 molecules of ATP। ये जनरल टर्म है जैसे 3 molecules of ATP, बट जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस वाले NADH है ना, तो उसमें एक मॉलिक्यूल जैसे कम हो जाता है, 2 होता है। Whereas the oxidation of FADH which enters the electron transport complex to yields only 2 ATP molecule। ये हमने पहले से काउंट में डिटेल में जैसे पढ़ लिया है। अब आप इनको जो है ट्रेनिंग करेंगे, मेमोराइजेशन करेंगे, याद करेंगे, बहुत ही आसान सी पॉइंट है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे किस तरह से हो रहा है। नंबर 2 इसमें आप ये देखेंगे कितने ATP हैं, कहाँ से हाइड्रोजन पास होते हैं, वापस कहाँ से आते हैं, कौन से पार्ट कंपोजिशन, क्रेमिंग टाइप के याद करने की ज्यादा क्वेश्चन है। बाकी में ये डायग्राम आपको मिल जाएंगे, तो एक बार भी देखेंगे तो याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, अब डोंट वरी। अब आखिरी हम हेडिंग की तरफ आएंगे, आखिरी हेडिंग की तरफ आएंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, जो है पेज नंबर 95 पे ही हेडिंग है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। जैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन तो हमने पढ़ लिया, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन को आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सबस्ट्रेट, यकीनन जब वर्ड सबस्ट्रेट यूज होता है तो यकीनन उसका कोई एक एंजाइम भी होगा, एक प्रोडक्ट भी होगी। तो उस सबस्ट्रेट में जब फास्फेट ग्रुप की रिमूवल हो और वो फास्फेट ग्रुप जाके ADP प्लस P हो जाए, ATP मॉलिक्यूल बन जाए, इस तरह के ATP बनने के अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन लफ्ज का मतलब ही होता है जैसे एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। वरना फास्फोरिलेशन एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप, बट क्योंकि इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है तो वर्ड यूज होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इलस्ट्रेशन डायग्राम भी मौजूद, हमने पहले ही पढ़ा है, दोबारा से भी देखते हैं, बहुत ही आसान। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कौन सी बात है कि the prime objective of the cellular respiration is to generate ATP, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन काम जैसे आपको पता है ATP प्रोड्यूस करना, और यही ATP पूरी जैसी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको ड्राइव करने के लिए यही ATP यूज होती है। देयर आर 2 ways to this during the aerobic respiration। एक कीमियोस्मोसिस जो अभी हमने पढ़ा था, ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स के जरिए 4 प्रोटॉन पास होंगे, ADP प्लस P ATP बनेगा। एंड दूसरा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। As far as substrate level phosphorylation is concerned, you are already familiar with the addition of inorganic phosphate, addition of inorganic phosphate, यानी ADP plus P और साथ में I लिखा होगा ना, ये inorganic phosphate है। Addition of inorganic phosphate to any organic molecule is called as phosphorylation। जैसे ADP adenosine डाइफॉस्फेट है ना, डाइफॉस्फेट है, न्यूक्लियोटाइड है, डाइन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक है। तो इस तरह से उसके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच हुआ तो यकीनन क्या बना, ATP मॉलिक्यूल बना। इस अमल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, क्योंकि ये ऐसे जो फास्फेट ग्रुप की रिमूवल थ्रू एंजाइम होता है। बट व्हेन फास्फेट इज enzymatically transferred from an organic substrate molecule, it is called substrate level phosphorylation। However, it accounts for only a small percentage of ATP that cell generates। It occurs 3 occasion during aerobic respiration। कहाँ पे होगा 3 occasion? अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन
3 जगहों पे होती है, 3 जगहों पे होती है, नहीं होती? तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की पहले इलस्ट्रेशन देखें कि है क्या। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस के अंदर नंबर 10 रिएक्शन देखा होगा यकीनन, पीईपी इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ये तो याद होगा ना, पीईपी। पीईपी इज कन्वर्टेड, सबस्ट्रेट है जिसका नेम है पीईपी, इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट बाय द एंजाइम, एंजाइम का नेम है पायरुवेट काइनेज एंजाइम। जैसे ये हुई सबस्ट्रेट, ये हुई प्रोडक्ट, इस सबस्ट्रेट से ये फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ और जाके एडीपी के साथ ज्वाइन हुआ और इस तरह से एटीपी मॉलिक्यूल बन गया। इस अमल को हम कहेंगे, इस अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ठीक है, एंजाइम की वजह से ये फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ, एडीपी के साथ ज्वाइन हुआ और ये बन गया एटीपी, और सबस्ट्रेट जो थी पीईपी थी उसमें से पायरुवेट बन गया। इस अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में। पहले से ही हमने ये इसको डिस्कस किया था। जो अब हम आते हैं कि 3 कौन सी पॉइंट है जहां पे ये जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है। 3 कौन सी पॉइंट है? 2 ग्लाइकोलिसिस के अंदर है और एक पॉइंट जो होती है वो होती है सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, 2 ग्लाइकोलिसिस के अंदर है। जैसे एबीसी है, जिसे हमने लिखा है ए बी सी, इसका मतलब है ये पॉइंट नंबर जैसे 1 2 और 3 है, 1 2 और 3। ए का मतलब है 1, बी का मतलब 2 और सी का मतलब होगा 3। यानी 3 पॉइंट्स जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है? जैसे नंबर 1 इज द ए, नंबर 2 इज द बी एंड नंबर 3 इज द सी। ए और बी जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन है। और आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में जो पी ऑफ रिएक्शन था जिसमें 2 जगहों पे एटीपी मॉलिक्यूल बने थे, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है। जैसे 2 कौन सी जगह थी, आप स्टूडेंट्स को याद होगा, जैसे एटीपी बनने की 2 कौन सी जगह है? नंबर 1 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फास्फोग्लाइसरेट। 7th रिएक्शन जो था उसमें जैसे एटीपी मॉलिक्यूल बना, इस अमल को हम कहेंगे कि ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। और 10th रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ा, व्हेन फास्फोइनोल पायरुवेट यानी पीईपी, फास्फोइनोल पायरुवेट इज द पीईपी, इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो इसे हम कहेंगे ये भी 10th रिएक्शन था ग्लाइकोलिसिस में। Therefore 4 ATPs are produced by mechanism during glycolysis, but 2 of them are supposed to be consumed in the preparatory phase. So net ATP production जैसे होती है 2 होती है। ये तो आप सबको पता है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर टोटल 4 ATP बनते हैं, 2 जो है प्रिपरेटरी फेज या इन्वेस्टमेंट फेज है उसमें यूज हो गए, रिमेनिंग नेट कितने बचे? 2 बचे। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में ग्लाइकोलिसिस में 2 नेट एटीपी बनते हैं। कौन से रिएक्शन में? एक 7th रिएक्शन था जिसमें 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, और नंबर 10th रिएक्शन था जिसमें क्या था? 10th रिएक्शन में यही था, फास्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, उसमें भी एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। अब तीसरी कौन सी पॉइंट है? तीसरी पॉइंट है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर आपको पता है जैसे एटीपी मॉलिक्यूल, जीटीपी एंड एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं ना, वो सिट्रिक एसिड साइकिल है। ठीक है, नंबर 3 इज द सी। In Krebs cycle, substrate level phosphorylation occurs where succinyl coenzyme is converted into succinate. इस रिएक्शन के अंदर हमने 2 बार 3 बार जैसे पढ़ा है, इस रिएक्शन के अंदर succinyl coenzyme is converted into succinate। इसके दौरान जीटीपी और एटीपी मॉलिक्यूल जैसे बनने का अमल, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। 2 क्यों? Why? Because 2 एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं, हर एक के अंदर 1 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, तो हम ओवरऑल कहेंगे 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस है दिस ओकेजन। Since ATP can be synthesized directly from the organic substrate of the exergonic reaction. Exergonic reaction कौन से हैं? Cellular respiration is an exergonic reaction. जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन, और जो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक रिएक्शन है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस एंडरगोनिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, और एनर्जी रिलीजिंग का अमल जो होगा उसे एक्सर्गोनिक। तो ये जाहिर है एटीपी सिंथेसिस डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ द एक्सर्गोनिक रिएक्शन, यानी एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन कौन सा है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। Therefore, it is said to that substrate level phosphorylation couples the exergonic reaction with the synthesis of ATP. ATP are used to drive the
एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडरगोनिक रिएक्शन कौन से हैं? जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस भी जैसे कहेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन है, क्योंकि जैसे सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडी पीएच, और यही जो मॉलिक्यूल डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए यूज होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, तो ये पॉइंट्स बेसिक है, तो उसमें भी ये एंडरगोनिक है। इन दिस वे 36 मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिमेन 32 आर रिमेनिंग 32 आर प्रोड्यूस्ड बाय कीमियोस्मोसिस थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यानी जैसे टोटल जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में 36 मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें 32 मॉलिक्यूल जो है वो कैसे कीमियोस्मोसिस या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। रिमेनिंग कितने 4 जो मॉलिक्यूल है 36 में, वो 4 जो मॉलिक्यूल है वो कहां से आते हैं? वो आते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। होपफुली ये सारी वही पॉइंट है जो हमने पहले से ही पढ़ी हुई है, नई कोई पॉइंट नहीं है। अब इनको अलग हेडिंग देके जैसे समराइज किया गया है कि किन किन जगहों पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुई है, वही पॉइंट इंटीमेट किए गए हैं आसानी के लिए। और बाकी इसमें चीजें ये सारी हमने पहले से जैसे पढ़ी हुई है, कई बार पढ़ी हुई है, अब आप इनको याद करना है, ठीक है। अब सर ममता साहब 5-10 मिनट स्टूडेंट देंगे या नहीं? एक टॉपिक आगे, अगर आप थोड़ी आखिरी 2 टॉपिक बचते हैं, एक है इंपॉर्टेंस ऑफ जीटीपी है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन आखिरी हेडिंग है। अगर आज पढ़ना चाहें